गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका सिविल वॉर रूम ऐप में। आज हमारे पास चैप्टर फर्स्ट सॉइल मैकेनिक्स में लेक्चर 3 है और ये लास्ट थ्योरी लेक्चर है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपके नोट्सों में ऐड होने चाहिए। तो आप जो लेक्चर को देखते हुए जो नोट्स बना रहे हो उनमें ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप ऐड भी कर लेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इनमें एक बार पॉज कर लो, क्योंकि अब तक जितना भी हमने पढ़ा है, अब तक क्या पढ़ा हमने पढ़ा है कि मिट्टी बनती कैसे है हमारे पास चट्टानों के विघटन से बनती है, जहां विघटन या डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग, इरोजन जो है वो दो प्रकार का होता है, फिजिकल और केमिकल। और उसके कारण जो कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं फिजिकल और केमिकल, वो हमने सारे लिस्ट आउट कर लिए हैं। तथा दूसरा, मिट्टियों का क्लासिफिकेशन भी देख लिया है। एक क्लासिफिकेशन तो देख लिया है कि वो किस ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के कारण ट्रांसपोर्टेड होती है, उसके आधार पर उनको एल्यूवल, इओलाइन, लैकस्ट्राइन, इसके अलावा हमारे पास कौन सा ग्रेविटी सॉइल डिपॉजिट जिसमें टेलस कॉल्यूवल आता है, और हमारे पास ड्रिफ्ट, टिल और आउटवॉश जो कि ग्लेशियर सॉइल डिपॉजिट में आता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके नोट्सों में ऐड होने चाहिए। तब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना ही चाहिए। तो आपको देखो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्या कि हमारे पास कॉल्यूवल सॉइल, तो देखिए आप अपने नोट्सों को अगर खंगालेंगे तो आपको बताया था ग्रेविटी सॉइल डिपॉजिट में हमने एक चीज डिस्कस की थी, क्या कि भैया कॉल्यूवल सॉइल भी बोलते हैं और दूसरा इनको टेलस सॉइल भी बोलते हैं। एक और चीज बोलते हैं हमारे पास, कौन सी? टेलस सॉइल। ठीक है, टालूस सॉइल बोल दो या टेलस सॉइल बोल दीजिए, जैसा भी आपको इच्छा हो ऐसा बोल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा हमारे पास एक चीज ये भी है, क्या कि हमारे पास तो कॉल्यूवल सॉइल जो ट्रांसपोर्टेड होता है वो क्या होगा? बाई ग्रेविटी फोर्स। कौन से कारण होगा? बाई ग्रेविटी। यही ड्रिफ्ट, टिल, आउटवॉश होता तो आंसर हम क्या लगाते? आइस। इओलाइन सॉइल होता तो हम आंसर क्या लगाते? अपने पास विंड ट्रांसपोर्टेड। और एलुवल सॉइल होता तो हम आंसर क्या लगाते? वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आना चाहिए, परंतु अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन ये भी आप अपने नोट्सों में ऐड कर लेंगे। एक बार पॉज कर लेना वीडियो को क्वेश्चन उतारते समय, और देन फिर आप आगे काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ए और बी इनको मैच करना है। तो देखिए लैकेस्ट्राइन सॉइल, लैकेस्ट्राइन आपको पता ही है किस में पाई जाती है। लैकेस्ट्राइन सॉइल हमारे पास पाई जाती है किसमें? बॉटम ऑफ लेक में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बॉटम ऑफ लेक, जिसमें अल्टरनेट लेयर, याद आ रहा है? अल्टरनेट लेयर ऑफ सिल्ट क्ले, जिसको हमने वर्ड क्ले के नाम से भी जानते हैं। एल्यूवल सॉइल रनिंग वाटर, नदियों के पानी के साथ, जो कि वेल ग्रेडेड होती है, याद आ रहा है? तो इसका आंसर होगा कितना? सेकंड। इओलाइन सॉइल विंड ट्रांसपोर्टेड होता है, तो इसका आंसर होगा किससे? फर्स्ट के साथ। ठीक है, और मरीन सॉइल जो होता है वो सी डिपोजिट होता है, ऑर्गेनिक नेचर की होती है, हाई कंप्रेसिबल होती हैं, और इनमें इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होते हैं। ये कहानी हम इफेक्टिव स्ट्रेस वाले चैप्टर में आपको बखूबी समझाएंगे। पर मरीन सॉइल जो होती है ऑर्गेनिक सॉइल डिपोजिट बॉटम ऑफ सी में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है, कोलैप्सिबल सॉइल। तो आप याद करो, मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था कि इओलाइन सॉइल जो होता है उसमें हमने कहा था 2 एग्जांपल, एक तो ड्यून सैंड या सैंड ड्यून, और एक हमारे पास कौन सी होती है? लोएस सॉइल सिल्टी नेचर की होती है, कोलैप्सिबल सॉइल होती है। और एक चीज और बताई थी मैंने, क्या कि हनी कॉम्बिंग सॉइल स्ट्रक्चर रखता है। अब हनी कॉम्बिंग सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम कहां पर देखेंगे? वहीं देखेंगे जब अपने पास सॉइल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर आएगा। परंतु एक चीज आपके पास बिल्कुल पिक्चर है कि कोलैप्सिबल सॉइल, कॉल्यूवल सॉइल जो होता है वो तो ग्रेविटी सॉइल डिपॉजिट है, और कोलैप्सिबल सॉइल जो होता है हाई कंप्रेसिबल सॉइल होती है, सिल्टी नेचर की, और आंसर हमारा क्या होगा? लोएस सॉइल। जबकि बाकी ऑप्शन अपन को पता है, सैंड ड्यून भी एयर ट्रांसपोर्टेड, विंड ट्रांसपोर्टेड होते हैं, परंतु हमारे पास क्या होता है? ये कोलैप्सिबल नेचर की नहीं होती, कोहेजन लेस होता है। लेटराइट सॉइल आपको मैंने बताया था, रेसिडुअल सॉइल होती हैं जो कि बनने के बाद अपने पैतृक चट्टान पर ही पड़ी रहती हैं। इनमें 2 प्रॉपर्टी होती है, कोहेजन होता है जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से होता है, और इनका कलर लाल कलर का होता है जो कि किसकी वजह से होता है? रेड ऑक्साइड की वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है? ब्लैक कॉटन सॉइल ऑप्शन है। ब्लैक कॉटन में आपको बताया था 2 चीज, एक तो ब्लैक कॉटन सॉइल थी, याद करो आपको पिछले लेक्चर का, और एक हमारे पास कौन सी थी? बेंटोनाइट सॉइल। तो बेंटोनाइट सॉइल और ब्लैक कॉटन दोनों में मोंट मोरोलाइट क्ले मिनरल पाया जाता है, आपको बताया था। दूसरा, ये हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग दर्शाती है। श्रिंकेज स्वेलिंग का मतलब पानी आने पर बहुत ज्यादा पानी अवशोषित कर लेती हैं, और देन बाद में क्या होता है? फूल जाती हैं। और जब पानी सूख जाता है, यानी ये सूखती है मिट्टी, तो बहुत ज्यादा श्रिंक होती है और बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जैसे आप खेतों में देखते हो सूखने के बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कोलैप्सिबल सॉइल का आंसर तो लोएस सॉइल है। फर्दर क्वेश्चन आपको मैंने बता ही रखे हैं। एक और चीज
बता रखी है, लोएस्ट सॉइल हो चाहे ड्यून सैंड हो, ये यूनिफॉर्म नेचर के होते हैं। आपको बताया ना, हवा ठंडी धीरे होती जाती है जैसे ऐसे, तो एक जैसे को एक साथ पटक देती है। वापस से देखो, एक और क्वेश्चन अपने नोट्सों में ऐड रखना। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपके नोट्सों में दिखाई देने चाहिए। बाकी अपन अब इसके बाद क्वेश्चन सीरीज तो चालू करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बेसिक इंट्रोडक्शन था। बेसिकली जो सॉइल मैकेनिक्स चालू होगी नेक्स्ट चैप्टर से चालू होगी, जहां हम बेसिक डेफिनेशंस और उनके बीच में रिलेशन की बात करेंगे। परंतु इंट्रोडक्शन चैप्टर है, आपको आना चाहिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। तो लोएस्ट सॉइल आपको पता है क्या होती है, विंड ट्रांसपोर्टेड होती है, तो ए का तो 3 के साथ हो गया। पीट सॉइल, आपको देखो 4 नाम लिखाए थे मैंने, 4 नाम लिखाए थे, ये मिटा रहा हूं यहाँ पर। 4 नाम लिखाए थे जो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एक तो लिखाया था मर्ल सॉइल, मरीन सॉइल डिपॉजिट होती है। दूसरा आपको लिखाया था पीट सॉइल डिपॉजिट होती है। तीसरा आपको लिखाया था मक, लास्ट लेक्चर में लास्ट में यही पढ़े थे अपन। और हमारे पास ह्यूमस। ये चारों के चारों एग्जाम्पल बिल्कुल दिमाग में गांठ मान लेंगे आप। क्या होते हैं चारों के चारों एग्जाम्पल हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल के एग्जाम्पल होते हैं। बस ये सी डिपोजिट में होता है, पी हाई ऑर्गेनिक सॉइल होती है, पीट हाई ऑर्गेनिक सॉइल होती है, हाई कंप्रेसिबल सॉइल होती है और फाइब्रस नेचर की होती है, रेशेनुमा इसमें नेचर होता है। आपको एक चीज और बताई थी, मक मैंने ऐसे बताया था, जब नदी की बाढ़ आती है, नाला उफन जाता है, उफनने के बाद दोबारा से जब वापस से पानी लोअर डाउन होता है, तो जो बाहर किनारों पर या सड़क पर जो कीच जमा हो जाता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मक सॉइल डिपॉजिट बोलते हैं। और ह्यूमस जो होता है वो एक तरीके से नाली वगैरह में या फिर कहीं ऑर्गेनिक होती है, तो सीवेज में जो पाया जाता है मलबा, उसको ह्यूमस टाइप का कह सकते हो आप। ह्यूमस मिट्टी जो होती है बेसिकली कीचड़ जैसी ही होती है। परंतु एक चीज और इसमें दिमाग में, वहां पर अपने शायद लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था, ये हाफली डिकम्पोज्ड सॉइल के नाम से भी जानी जाती हैं, आंशिक विघटित सॉइल के नाम से भी जानी जाती है। आपको पता ही है ऑर्गेनिक सॉइल होती है, उनका नेचर क्या होता है, उनको बैक्टीरिया जो होते हैं सड़ाते रहते हैं और सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। ठीक है, सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, मतलब उनका डिकम्पोजिशन होता रहता है। तो फुल्ली डिकम्पोज होने के बाद तो स्टेबल सॉइल में बदल जाएगी। तो ऑर्गेनिक मिट्टी है, तो ह्यूमस सॉइल जो होती है आंशिक रूप से विघटित हो चुकी है, फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, आंशिक रूप से विघटित हो चुकी है। तो इनमें नाइट्राइट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, नाइट्राइट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। कौन सा, NO2-1 नाइट्रेट होता है, वो तो होता है NO3-1, वो तो फुल्ली डिकम्पोज होने के बाद आएगा। ठीक है, परंतु नाइट्राइट, देखिए ये नाम लिख रहा हूं इनमें, नाइट्रेट और इधर लिख रहा हूं मैं नाइट्राइट। तो नाइट्राइट कंटेंट इनमें बहुत ज्यादा होता है, ये आप नोट डाउन करेंगे अपने पास इसके हिसाब से। तो मर्ल सॉइल जो होती है वो तो कहां पर आएगी, मरीन ओरिजन या सी ओरिजन में, और एल्यूअल सॉइल जो होती है वो रनिंग वाटर, और पीट जो होती है ऑर्गेनिक सॉइल। अब हाफली डिकम्पोज सॉइल होगी तो आंसर मक होगा आपका, या फिर हमारे पास मर्ल पीट सॉइल सॉरी ह्यूमस होगा, और नहीं तो मक होगा आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आप स्क्रीनशॉट तो क्या ले पाओगे, आप ऐप में नहीं ले पाओगे, परंतु आप इनको नोट्सों में जरूर ऐड कर लेना। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और हैं, जिसमें एक लोएस्ट सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता का है, वो आएगा जब डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास थ्योरी पार्ट बचा हुआ है, तो यहाँ तक का मैं मानता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे चलें, मैं मिटा रहा हूं इसको, रफ कर रहा हूं। तो मैंने आपको एक चीज लास्ट लेक्चर में बताई थी कि अपन क्लासिफिकेशन तो पढ़ चुके हैं, परंतु अभी हमारे पास स्ट्रक्चरल रूप से जो उनका बेसिक कंपोजिशन है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है। तो ये छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, इसको यही नोट डाउन कर लेंगे, देन हम आगे की तरफ बढ़ आएंगे क्वेश्चन आंसर, और फिर हमारी सॉइल मैकेनिक्स वास्तव में चालू हो जाएगी जब हम पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशन, वॉइड रेशो इनके बीच में, और अपने पास पोरोसिटी वगैरह वगैरह। ठीक है, सारी की सारी 15 बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपने पास आगे चलें, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्लासिफिकेशन लिख लो, बेस्ड ऑन ग्रेन साइज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन ग्रेन साइज, जो उनके ग्रेन साइज है उसके आधार पर, ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, या कहें आपस में क्या कहते हैं, कोहेजन के आधार पर, या फिर क्या ग्रेन साइज ही बोल दीजिए अपने पास एक बार तो। ठीक है, ग्रेन साइज के हिसाब से बोल दें, और कोहेजन लेस एंड नेचर,
नेचर प्रॉपर्टीज जो है उनकी, उसके आधार पर। तो इसके आधार पर दो टेबल बना लेना आप अगल बगल में, बहुत लंबा बंटवारा मत करना, 5-6 लाइन तक ही लाइन खींचनी है आपने। और देन जो जो मैं लिखाता जा रहा हूँ उसको समझाता भी जा रहा हूँ। तो एक जो मिट्टी होती है वो होती है कोहेजन लेस सॉइल, कोहेजन लेस सॉइल। और एक प्रकार की मिट्टी होती है वो होती है हमारे पास कौन सी, कोहेजिव सॉइल। कौन सी सॉइल होती है, कोहेजिव सॉइल, ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल एंड कोहेजिव सॉइल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी पता है क्या, कि ये जो मिट्टी होती है वो कैसे होती है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से बनती है। ठीक है, और ये वाली जो मिट्टी होती है मैं पहले भी लिखा चुका हूं, ये कौन सी डिसइंटीग्रेशन से बनती है, केमिकली डिसइंटीग्रेशन से बनती है। नोट डाउन करते जाओ आप मेरे साथ साथ, इससे आपको क्लास की सी थोड़ी सी फीलिंग आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पास आप बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। दूसरा, हमारे पास जो भी अपने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं अपने कोर्स को, उनका मैंने अलग से बैच भी बना दिया है। तो वहाँ पर अपन रोज 10 से 15 मिनट का लाइव सेशन, डाउट सेशन रखेंगे। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने पास सिविल वॉर ऐप पे। तो यहाँ पर देखिए, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारे पास क्या है, दूसरा फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के बाद हमारे पास है ग्रेवल और सैंड। ठीक है, और यहां पर अपने पास जो एग्जाम्पल है वो कौन सा एग्जाम्पल है, सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, तो ये दो अपने पास मेन जो आपको ऑलरेडी पता है, कोहेजन लेस सॉइल और कोहेजिव सॉइल के बीच में। परंतु एक आप यहाँ पर अगर आपने बना भी दिया है तो कोई बात नहीं, एक कॉमन बक्सा बनाएंगे अपने पास, और ये बक्सा अलग से चमकना चाहिए नोट्सों में, अलग से चमकना चाहिए, क्योंकि साइज आपको मैंने पहले भी लिखा दिया। पर सबसे ऊपर, वैसे तो बोल्डर और अपने पास कोबल्स भी होते हैं, परंतु जो सॉइल मैकेनिक्स में 4 नाम आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगे, वो हमारे पास एक तो कौन सी मिट्टी होती है, ग्रेवल, यही मिट्टी की कैटेगरी है। बाकी मिट्टी की कैटेगरी सॉइल के एज नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सैंड। फिर हमारे पास तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, सिल्ट। और चौथा हमारे पास कौन सी होगी, क्ले नेचर। क्ले से भी छोटे कण होते हैं जिनको कोलाइड्स बोलते हैं, और ग्रेवल से भी बड़े कण होते हैं, कोबल, बोल्डर, फर्दर, पर उनको हम एज अ सॉइल क्लासिफाई नहीं करते। तो अगर बात करें मिट्टी की, तो ये 4 नाम आपको बार बार सुनाई देंगे। यदि 2 माइक्रोमीटर से छोटे कण हैं, 2 माइक्रोमीटर से छोटे कण हैं, तो वो हमारे पास कौन से पार्टिकल कहलाते हैं, क्ले सॉइल कहलाती है। यदि 2 माइक्रोमीटर से 75 माइक्रोमीटर तक के कणों के साइज हैं, तो वो क्या कहलाती है, सिल्ट कहलाती है। यदि हमारे पास 75 माइक्रोमीटर से लेके 4.75 mm के बीच के पार्टिकल साइज हैं, तो वो क्या कहलाती है, सैंड कहलाती है। और 4.75 mm से लेके 80 mm का पार्टिकल साइज है, 80 mm का पार्टिकल साइज है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्रेवल। ग्रेवल से बड़े पार्टिकल कोबल, और 300 mm से बड़े पार्टिकल्स को बोल्डर भी कहते हैं, परंतु अपन बाद में देखेंगे जब क्लासिफिकेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है इंडियन स्टैंडर्ड। इसके अलावा एक MIT क्लासिफिकेशन और है, पर वो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। वहां पर सिल्ट को ये 75 की जगह 60 माइक्रोन लिया गया है, और सैंड में भी यहाँ पर 2 mm लिया गया है, तो वो बात की बात है। अब यहाँ पर एक चीज और यहीं रख लेना, सैंड जो होती है वो फर्दर 3 भागों में होती है। एक हमारे पास होती है कौन सी, कोर्स सैंड, एक हमारे पास होती है कोर्स सैंड, एक हम बोलते हैं मीडियम सैंड, एक बोलते हैं मीडियम सैंड, और एक हमारे पास जो होती है वो होती है हमारे पास कौन सी, फाइन सैंड। फाइन सैंड और सिल्ट सहेलियां हैं, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक साथ होती हैं, परंतु फिर भी आपको पार्टिकल साइज होते हैं, देखो 75 माइक्रोमीटर से, 75 माइक्रोमीटर से तो बड़ा दिख रहा है शायद बोर्ड पर, है ना, देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। 75 माइक्रोमीटर से लेके अगर हमारे पास 425 माइक्रोमीटर तक है तो वो फाइन सैंड होती है। 425 माइक्रोमीटर से लेके अगर 2 mm तक है तो वो मीडियम सैंड होती है, और 2 mm से लेके 4.75 mm तक पार्टिकल साइज है तो वो बेसिकली हमारे पास कौन सी मिट्टी होती है, बजरी टाइप मिट्टी होती है, कोर्स सैंड होती है। कंस्ट्रक्शन, RCC कंस्ट्रक्शन में तो कोर्स सैंड अच्छा होता है, फाइन सैंड कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, या मीडियम सैंड तक चलता है। तो फाइन सैंड या सिल्ट की मात्रा 6% से ज़्यादा ना हो, आइडियल स्थिति में हमारे पास कितनी हो, 4% हो। ठीक है, वो तो सिल्ट कंटेंट है, कॉन्क्रीट में हमारे पास होता ही है। ठीक है, परंतु आपने पास ये हल्का सा दिमाग में रखना, सिल्ट पार्टिकल या फाइन सैंड की मात्रा जितनी कम होती है बजरी में,
बजरी बोले तो हम बोल रहे हैं हमारे पास रिवर सैंड्स वगैरह या क्रश्ड स्टोन सैंड, तो उनमें फाइननेस जो होती है वो कोर्स सैंड हो तो बेस्ट होता है कंक्रीटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो अपने पास 6% से ज़्यादा फाइन सैंड या सिल्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपके दिमाग में रखना पड़ेगा 6%, और आइडियल स्थिति है 4% तक आपके पास परमिटेबल है। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ अभी हमने डिफरेंस के नाम पे 2 ही पॉइंट लिखे हैं, और साइज के क्योंकि हमने लिख दिया ना बेस्ड ऑन ग्रेन साइज, तो एक बार आपके दिमाग में ये साइज भी क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ तक उतार लीजिए, अभी हमारा बंटवारा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो सैंड जो होती है वो फर्दर 3 हिस्सों में बांटी गई है, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड। ठीक है, आगे चले हमारे पास, तो ये है, ये आगे तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आप ऑनलाइन क्लास की तरह चल रहा है, अपन टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर अगर हो जाता है तो उसमें भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लाइब्रेरी वगैरह में। तो अपन कोशिश करते हैं विद इन 30 मिनट या 35-40 मिनट्स तक ही बड़े से बड़ा लेक्चर रखें, इससे बड़ा ना रखें, परंतु अगर कोई कंसेप्ट समझाने में आए तो हो भी सकता है कि बड़ा भी हो जाए। ठीक है, कोशिश पर अपन विद इन 30 मिनट के अंदर ही करेंगे। ठीक है, तीसरा जो है इनके पार्टिकल, जैसे कोहेसिव सॉइल आपको अभी अभी बताई कौन कौन सी होती है, सैंड और ग्रेवल। ग्रेवल मतलब रोडी मिट्टी और सैंड मतलब बजरी। तो आपने कभी देखा है कि एक बजरी का पार्टिकल दूसरी बजरी के साथ चिपक रहा है? नहीं चिपकता। ऐसे ही रोडी जो होती है वो भी आपस में चिपकती नहीं है, यानी इनके पार्टिकल्स के मध्य कोई भी कोहेजन नहीं होता। कोहेजन लेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल का अंतर क्या है? कोहेजन का मतलब होता है सहसंजक बल। सहसंजक बल मतलब दो सेम तरह के पार्टिकल आपस में बंधे हुए किसी भी मॉलिक्यूलर फोर्स की अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो कोहेजन लेस का मतलब यही है कि इनके पार्टिकल्स के मध्य कोई कोहेजन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? कोई भी कोहेजन फोर्स नहीं पाया जाता। तो इनके पार्टिकल साथ में पड़े तो होते हैं परंतु चिपके नहीं होते। ठीक है, तो देयर इज नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन, ऐसे ही लिख लो, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मध्य कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, अर्थात नो कोहेजन, कोई कोहेजन फोर्स नहीं होता, कोई कोहेजन फोर्स नहीं होता। ठीक है, जबकि यहां पर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। चिकनी मिट्टियां भी बोलते हैं, कोहेसिव सॉइल मतलब चिकनी मिट्टी। एग्जांपल तो आपको पता लग गया, सिल्ट और क्ले। जैसे क्ले मतलब खेत में जो मिट्टी पाई जा रही है आपके पास, तो आपने देखा होगा उसके पार्टिकल बंधे होते हैं, पूरा का पूरा एक पूरा सॉइल मास आप हाथ में उठा सकते हो। ठीक है, बजरी भी उठा तो सकते हो परंतु उसके एक एक कण अलग अलग होते हैं, रेत बिखर कर जाएगी। पर क्ले जो सॉइल है उसको उठाओगे तो अपने पास क्या होगा? कोहेजन नेचर की होगी, मतलब पूरा डगला आपके हाथ में आ जाएगा। तो हमारे राजस्थान डगला बोलते हैं, अलवर में खेत में जो डगल होते हैं, डगल उठ के आपके हाथ में आ जाते हैं। तो क्ले सॉइल जो होती है उसके पार्टिकल आपस में बंधे होते हैं। तो बंधे किस कारण होते हैं ये समझेंगे। सिल्टी सॉइल के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, भूड़ा जो होता है, तो भूड़ा जो है वैसे आप उठाओगे तो भूड़ा बिल्कुल ऐसे पाउडर जैसा लगता है। जैसे आपने देखा होगा लू वगैरह चलती है तो गांव में जब अपने मोटरसाइकिल के टायर स्लिप होते हैं ना, जिसमें कई बार जहाँ कच्चा रोड होता है वहां देखा होगा आपने, तो सिल्ट वो होती है। परंतु ये कीचड़ का जैसा हो जाता है यदि गीला होता है, तो गीली होती है जब तो ये कोहेसिव नेचर की होती है। ठीक है, और ड्राई होगी जब ये सूखी होगी तो कोहेजन लेस। तो वेट कंडीशन में तो ये कोहेसिव नेचर की होती है और ड्राई कंडीशन में ये कोहेसिव नेचर नहीं होता, कोहेजन लेस हो जाती है। परंतु मेन जो एग्जांपल है इधर क्ले, क्ले जो होती है, वैसे भी सिल्ट तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, वो एक तरीके से अशुद्धि के रूप में कंसीडर करते हैं हम उसको। ठीक है, नहीं तो इयोलाइन सॉइल डिपॉजिट्स में ज्यादातर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कोहेसिव सॉइल, चिकनी मिट्टी चिकनी क्यों होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए क्ले पार्टिकल बहुत छोटा होता है, पार्टिकल साइज इसका बहुत छोटा होता है। आपको पिछले ही पॉइंट में बताया है, इसका पार्टिकल साइज जो होता है वो 2 माइक्रोमीटर से भी छोटा कण होता है, यही तो पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो 2 माइक्रोमीटर से भी छोटा कण साइज होता है। तो इतने छोटे कण जो होंगे वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं डायग्राम। तो क्ले के पार्टिकल जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब ये जब नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो क्या होता है, जो पानी होता है H2O, अगर शुद्ध पानी है तो वो चार्ज युक्त नहीं होगा, परंतु आपको पता ही है पानी में कुछ ना कुछ डिजोल्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह की अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धि कह दो या फिर मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। तो ये भी चार्ज होता है जिसमें O-2 होता है और H के पास प्लस आयन होते हैं। H के पास क्या होते हैं? प्लस आयन। तो मैं दूसरे कलर का एक पेन ले लेता हूं,
दूसरे कलर का एक पेन ले लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ें समझा पाऊँ। ब्लू कलर ही ले लेते हैं। हाँ सॉरी। तो यहाँ देखिए ये H प्लस होता है, तो अगर क्ले पार्टिकल, जो ये क्ले पार्टिकल हैं, इनकी सतह पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, क्योंकि ये पार्टिकल बहुत छोटा होता है, तो जो पार्टिकल बहुत छोटा होता है उसमें सरफेस फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो H प्लस तो इस माइनस से चिपक जाएगा, H प्लस इस माइनस से चिपक जाएगा, O माइनस टू इस तरीके से रहे। ऐसे ही इधर भी यही कहानी होगी, O माइनस टू इधर होगा और H प्लस इधर चिपक जाएगा। ऐसे ही O माइनस टू इधर रहेगा और H प्लस इधर चिपक जाएगा। O माइनस टू इधर ही रहेगा और H प्लस इधर चिपक जाएगा। इस तरीके से कहानी चलेगी। तो क्ले पार्टिकल होता है, उसके चारों ओर एक पानी की लेयर चिपक जाती है। अवशोषित नहीं हुआ, जैसे बजरी है उसमें तो पानी सोखती है, वो क्ले सॉइल पानी को सोखती नहीं है, चिपका लेती है, चिपका लेती है। और इस जो वाटर लेयर जो इस तरीके से चिपकी, ऐसे ही हर पार्टिकल के साथ यही कहानी है। O माइनस टू इस तरीके से आप बना सकते हो, H प्लस इसकी तरफ आकर्षित हुआ, प्लस की तरफ माइनस, ये तो प्रकृति का नियम है, ठीक है, प्लस की तरफ माइनस चिपक जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अब मैं आपको यहीं, आप नीचे बनाएंगे नोट्सों में, मेरे पास थोड़ी सी इधर की तरफ जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा नीचे की तरफ कोशिश करते हैं या ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो H2O जो होता है उसमें O माइनस टू चार्ज होता है और H प्लस और H प्लस होता है, ठीक है। तो मैं ऊपर की तरफ का मिटा देता हूँ, ठीक है। खैर अभी तो जगह है, अगर बात करें तो यहाँ तक बता सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, क्ले का पार्टिकल बना देता हूँ, क्ले के पार्टिकल्स बना दिए, तो क्ले के हर पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या चिपकी हुई है, पानी की एक पतली सी फिल्म चिपकी हुई है, एक पानी की पतली सी फिल्म चिपकी हुई है। और ये जो फिल्म है इसी को हम कौन सा वाटर बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एडजॉर्ब वाटर। इसको बोला जाता है कौन सा, एडजॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं बोल रहा, अवशोषित नहीं बोल रहा, चिपका हुआ, एडजॉर्ब, एडजॉर्ब वाटर लेयर। और यही वाटर लेयर है जो पानी में कोहेजन का कारण बनती है, क्योंकि पानी जो है, पानी में आपस में जुड़ जाता है, पानी के पार्टिकलों के बीच में सहसंजक बल है, जब भी तो फ्लूइड आपका दिखता है आपको, ठीक है, अलग अलग कण नहीं होते। तो ये वाली एडजॉर्ब लेयर इसके साथ कोहेजन दर्शाती है, ऐसे ही यहाँ पर ये वाली लेयर इसके साथ कोहेजन दर्शाएगी, और इस तरीके की कंडीशन पूरी की पूरी चलती जाएगी, इस तरह की कंडीशन पूरी की पूरी चलती जाएगी, ठीक है। और अगर ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, तो आपको एक चीज तो समझ में आती है, क्या, एक चीज तो समझ में आती है, ये एक बार मैं मेरा नंबर और लिख देता हूँ, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी किसी भी तरह की, अगर आपको कोर्स वगैरह लेने से रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है तो आप इस पर मेरे को कॉल कर देना, ठीक है। कोर्स के बारे में बात करनी है जो अपन ने अपनी ऐप पे डाला है, ठीक है। तो एडजॉर्ब वाटर लेयर जो होती है उसके कारण क्या आता है, कोहेजन आता है, क्या आता है, कोहेजन आता है। और इसी एडजॉर्ब लेयर की वजह से पार्टिकल आपस में बंधे रहते हैं, बंधे रहते हैं। और ये पार्टिकल जो पानी है ये अवशोषित वाला पानी नहीं है, तो नॉर्मली गर्म करने से भी नहीं जाता जब तक आप 110 डिग्री से ज़्यादा या 105 डिग्री से ज़्यादा तापमान पर गर्म नहीं करोगे। रिक्तियों में जो पानी है वो अलग चीज़ है, ये पानी मिट्टी ने खुद के पॉकेट में रख रखा है, बांधे रख रखा है। ये एक्सट्रीम कंडीशन, जब आप मोर देन 105 या 110 डिग्री तापमान से ज़्यादा जाओगे तब आपको ये क्या होगा, हटेगा नहीं। तो ये स्ट्रक्चरल वाटर के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हाइग्रोस्कोपिक, इरिगेशन पर्पज़ में हाइग्रोस्कोपिक वाटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यह केमिकली बॉन्डेड वाटर कहा जाता है, या ये इसका स्ट्रक्चरल वाटर है, या फिर इसी को ही हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक वाटर, स्कोपिक वाटर बोलते हैं मिट्टी का, जो कि पेड़ पौधे भी नहीं चूस पाते। पेड़ पौधे जो जड़ें होती हैं वो भी इस पानी को मिट्टी आसानी से नहीं देगी। इसके लिए बहुत एटीएम प्रेशर, लगभग 7 से 12 एटीएम प्रेशर की जरूरत होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अपने ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा है 1 एटीएम, 2 एटीएम लगते ही अपना दम घुटने लग जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए जब जाके मिट्टी इस पानी को छोड़ती है। और इसी एडजॉर्ब वाटर, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, इसी एडजॉर्ब वाटर के कारण चिकनी मिट्टी में चिकनापन या कोहेजन आता है, जिससे उसके पार्टिकल क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं पानी पानी की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक एक चीज़ और होती है, मेरे ख्याल से इस चीज़ को आप पॉज कर लेना, हाइग्रोस्कोपिक, स्ट्रक्चरल वाटर, और हमारे पास क्या, एडजॉर्ब वाटर लेयर भी इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। आप फ़ोन कर सकते हैं आप मुझे, कि कोर्स बहुत नॉमिनल फीस रखी है मैंने, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप हुआ है तो थोड़ी बहुत कॉस्ट ऑफ रखनी पड़ेगी,
ठीक है, नहीं तो अपने पास सर्वाइवल नहीं हो पाएगा चीज़ों के लिए। मिटा दूं? पॉज कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे अगर चलें हमारे पास तो क्या है, नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए। इससे बाहर आपको कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस वगैरह मैं यहाँ करा रहा हूँ, और जो टेस्ट सीरीज होंगी, टेस्ट होंगे, उनको देते जाइए। उसके अलावा आपको सॉइल मैकेनिक्स में तो खासकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट, अगर पार्टिकल साइज की बताए तो अपने पास जो ग्रेवल है वो सबसे बड़े होंगे, फ्री है। तो जो आपको भी पता है, अगर कोई बड़ा कण है तो उसमें ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा लगेगा, mg, जबकि कोई छोटे पार्टिकल होते हैं उनमें सरफेस फोर्स इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक और लाइन लिखेंगे, इन मिट्टियों में ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रेविटी फोर्स आर इंपॉर्टेंट, और इनकी प्रॉपर्टी इनके द्वारा भी गवर्न होती है कि ये कितना डेंस होंगे, खुद से सेल्फ कॉम्पैक्टेड कितना होंगे, इनमें कंसोलिडेशन कितना होगा, प्राइमरी कंसोलिडेशन वगैरह। तो इनमें ग्रेविटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जबकि इनकी प्रॉपर्टी में, जैसे कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रेंथ वगैरह में, इनमें सरफेस एनर्जी, इनकी सरफेस एनर्जी या सरफेस फोर्सेस जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरफेस फोर्सेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्सेस होते हैं कि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है कि कम है, उससे प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा गवर्न होती है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ तो पता ही है क्या, कि अपने पास जैसे जैसे कोई पार्टिकल बड़ा होता है तो उसका सरफेस एरिया कम होता है, और जो पार्टिकल छोटा करते जाएंगे उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, आप यहाँ देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं अपने पास एक क्यूब बना दूं, आपको ये एग्जांपल मैं हमेशा ही देता हूं। अगर क्यूब बना लूं और ये 2 मीटर साइड वाली क्यूब है, यानी उसकी हर साइड कितनी है, 2 मीटर, तो इसका सरफेस एरिया, एक बार इसका वॉल्यूम बताएंगे आप, वॉल्यूम बताएंगे, वॉल्यूम क्या होगा, भुजा का क्यूब, यानी कि जो साइड है उसका क्यूब, तो ये कितना हो गया, 8 मीटर क्यूब। ठीक है, परंतु इसका सरफेस एरिया बताएंगे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, कितनी सरफेस है, 1 2 3 4 5 और 6 सरफेस है। एक एरिया, एक का एरिया 2 × 2 मतलब 4, तो 6 चौक 24, तो 24 मीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया। पर इसी क्यूब को अगर मैं काट दूं, इसी क्यूब को अगर मैं यूं काट दूं, यूं काट दिया और फिर यूं काट दिया, तो कितनी, और यूं काट दिया, तो 1 2 3 4 ऊपर क्यूब निकलेंगी और 1 2 3 4 नीचे निकलेंगी। तो अगर एक छोटी क्यूब बनाऊं तो ऐसी टोटल 8 क्यूब निकलेंगी, और हर क्यूब का 1/1। तो इसका अगर वॉल्यूम बात करूं तो ऐसी कितनी क्यूब निकल जाएंगी आपके पास, 8 क्यूब निकल जाएंगी। 4 ऊपर देखो, 1 2 3 4, और नीचे भी 1 2 3 4, यदि हाफ हाफ काट दे 1 1 मीटर के इसमें, तो मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, 8 क्यूब है तो 8, और एक क्यूब का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो 8 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम तो वही रहा जो कि बड़ी क्यूब का था, परंतु देखो अब इंटरेस्टिंग बात, सरफेस एरिया, क्योंकि बीच की सरफेसेस और निकल गई, तो सरफेस एरिया जो होगा, सरफेस एरिया वो क्या होगा, इसका एक का सर, इसमें कितने फेसेस हैं, 6 फेस हैं, और हर फेस का 1 × 1 मतलब 1। ठीक है, और ऐसी कितनी क्यूब है, 8 है, 8 है तो 8, तो यहाँ पर कितना हो गया, 48। तो यहाँ देखो 48 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, यानी वही बड़ा पार्टिकल, बड़ी क्यूब थी तो उसका सरफेस एरिया कितना आ रहा था, 24 मीटर स्क्वायर आ रहा था। और उसी क्यूब को अगर छोटा कर दिया है, मतलब काट कर 1 1 मीटर की साइड का अगर कर दिया गया है, तो उसी का सरफेस एरिया बढ़कर कितना हो गया, 48 मीटर स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम तो वही रहेगा, कितना ही छोटा काट लो आप, परंतु सरफेस एरिया लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है, जो कणों का साइज जैसे जैसे छोटा होता जाता है, बड़े को ही पीस कर छोटा कर दूं तो वही तो दूसरी मिट्टी में बदल रहा है, रॉक का ही तो पार्ट है। ठीक है, बस डिसइंटीग्रेशन का ही तो फर्क है कि कौन सी मिट्टी बनेगी, फिजिकल है कि केमिकल है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही है कि सरफेस एरिया, छोटे कणों को जितना बारीक पीसते जाओगे आप, मिट्टी के कण साइज जितने छोटे होंगे, सरफेस एरिया उतना ही क्या होता चला जाएगा, उतना ही हमारे पास बढ़ता चला जाएगा। तो आप यहाँ पर चौथे पॉइंट के बाद 5वें पॉइंट में, ये एग्जाम्पल आप नोट्सों में लिखना, ठीक है, और 5वें पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, 5वें पॉइंट में कॉमन लाइन लिखेंगे, दोनों के बीच में कोई बंटवारा नहीं है। ये मिटा देता हूँ, चैप्टर हेडिंग मेरे ख्याल से अब आपको जरूरत भी नहीं है। हाँ, नंबरों की जरूरत है जो मैंने आपको दे ही रखे हैं, क्या, 9414762958, इस पर आप कॉल कर सकते हैं कोर्स से रिलेटेड बात करने के लिए। ठीक है, तो 5वें की अगर बात करें तो हमारे पास 5वें में क्या होगा, सबसे बड़े साइज होगा तो सरफेस एरिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आपको आना चाहिए सतही क्षेत्रफल का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो मैं इंक्रीजिंग लिख रहा हूं, तो सबसे छोटा कणों का
बड़े पार्टिकल कौन से? ग्रेवल, तो उनका सरफेस एरिया सेम वॉल्यूम में सबसे कम होगा, सेम वॉल्यूम में सबसे कम होगा। फिर सैंड, और सैंड में भी अगर तीनों सैंड आ जाए तो कोर्स का कम, फिर मीडियम का, और देन सबसे ज़्यादा फाइन सैंड का होगा। फिर उनसे छोटे पार्टिकल कौन से होते हैं? सेम वॉल्यूम। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एट सेम वॉल्यूम। आयतन हम नहीं बदल रहे, आयतन के बारे में चर्चा नहीं हो रही यहाँ पर। और फिर सबसे बड़े होंगे कौन सी? क्ले। अगर क्ले से भी छोटे की बात करें वो तो कोलाइड होते हैं, पर वो सॉइल में नहीं आते। तो एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन कोलाइडल था, तो आप आंसर तो कोलाइडल लगा सकते हो, परंतु कैटेगरी वाइज सॉइल यही होती है, ग्रेवल से लेके क्ले तक। परंतु अगर कोलाइडल दिया तो कोलाइडल का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके पार्टिकल जो होते हैं वो 2 माइक्रोन नहीं, 10⁻⁻6 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। 10⁻⁻6 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो कोलाइड्स का एरिया सबसे ज़्यादा निकल कर आता है। ये बेसिकली आपको वाटर सप्लाई में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कोलाइड्स के बारे में, जब हम जार टेस्ट वगैरह, फ्लोक्स वगैरह के बारे में बात करें। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा है? एक तरीके से इंट्रोडक्शन में क्लासिफिकेशन चल रहा है, नेचर के आधार पर और पार्टिकल साइज के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सरफेस एनर्जी, और आपको पता ही है कि जितना छोटा पार्टिकल होगा सरफेस एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये होगा। कुछ मिसलिनियस सॉइल्स और हैं जो और नोट लगा दो, और इस चैप्टर की हम करते हैं समाप्ति। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने नोट्सों में ऐड करा दिए, बाकी आप शीट के द्वारा देख सकते हैं। शीट की मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप अगर उतारना चाहें तो उन क्वेश्चन को उतार सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने बता ही रखा है, कौन सी? वर्ड क्ले। वर्ड क्ले तो आपको बता रखी है, लेकेस्ट्राइन सॉइल डिपॉजिट में नोट करवा के लिखवाया था। इसमें क्या होती है? अल्टरनेट लेयर्स ऑफ सिल्ट एंड क्ले। आपको पता है गर्मियों के दिनों में ज़्यादा बरसात होगी तो पैने में क्या जमेगी? सिल्ट। और अगर सर्दियों के समय अगर कम बरसात होती है तो क्या जमेगी? क्ले बर्स, है ना, क्ले सॉइल जमेगी। समर सीजन में सिल्ट, और अगले सीजन में कौन सी जमेगी? क्ले सॉइल जमेगी। ठीक है, ये तो आपको लिखा रखा, पर वापस से यहाँ पर लिख लीजिए। 3 मिट्टियाँ जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगली है हमारे पास मोरम सॉइल। मोरम सॉइल आपको पता है, मोरम मिट्टी, जैसे अपन ग्रेवल रोड डलता है ना गाँव में या फिर कहीं भी, यदि अगर फ्रेश रोड डलना है, रोड तोड़ दिया तो पहले ग्रेवल लेयर डलता है, लाल कलर का सा रोड दिखता है जिसके ऊपर अपने पास रोलर देखा होगा। तो मोरम सॉइल जो बेसिकली होती है, इसके कंपोजिशन में 2 चीज़ होती है। इसमें 40 mm का तो ग्रेवल साइज यूज़ होता है, 40 mm का तो इसमें क्या यूज़ होता है? ग्रेवल का साइज यूज़ होता है। और जो अपने पास क्या है, क्या कहते हैं, रेड क्ले यूज होती है, रेड क्ले, या फिर इसको हम लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। लेटेराइट सॉइल बोलते हैं। तो चिकनी मिट्टी होती है जो कि बांधे रखती है ग्रेवल्स को, और अच्छा अपने पास GSP लेयर तैयार करने के काम में आती है। जो आप पढ़ते हो हाईवे में कि फ्लेक्सिबल पेमेंट या रिजिड पेमेंट में, फ्लेक्सिबल में 4 लेयर होती है, तो जो बॉटम की सॉइल सबग्रेड है, सॉइल सबग्रेड के ऊपर जो GSP लेयर है, ग्रैन्युलर सबग्रेड लेयर, GSP लेयर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। ठीक है, यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। और GSB लेयर, ग्रैन्युलर सब बेस लेयर, जो सब बेस लेयर होती है पेमेंट की, रिजिड पेमेंट हो या फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, उसमें इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और एक और चीज है जो अभी आप लिख लीजिए, GSB लेयर में तो यूज होती है रोड कंस्ट्रक्शन के, एक चीज और लिख लीजिए, इसको GC सॉइल बोलते हैं। अब ये GC सॉइल सॉइल क्लासिफिकेशन में आएगा, तो यहाँ पर लिख भी लेना, सॉइल क्लासिफिकेशन में, सॉइल क्लासिफिकेशन में अच्छे से समझ में आएगा। पेन की इंक थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, कोई नहीं, मैं आपको दूसरा पेन की इंक कहाँ गई? चलिए कोई नहीं, जैसा भी है, मैं आपको थोड़ा सा ही तो बचा है। GC सॉइल भी बोलते हैं। GC सॉइल मतलब क्लेई ग्रेवल। अब ये क्या बीमारी है ये वहां पर आएगा, तो क्लासिफिकेशन में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। क्लेई ग्रेवल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो जब आएगा। पर इसको कौन सी सॉइल भी बोलते हैं? मोरम सॉइल को GC सॉइल बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव में याद रखना अपने पास। ठीक है, क्ले की परसेंटेज कितनी होगी, ग्रेवल की परसेंटेज कितनी होगी, वो सब डिस्कशन करेंगे। पर याद रखना इनमें क्या होती है, ग्रेवल पार्टिकल साइज 20 mm के होते हैं। RCC में अपने पास ज्यादातर 20 mm का ग्रेवल यूज होता है। छत डलती है वाटर प्रूफिंग में 10 mm की जीरा रोडी यूज होती है। ये PCC वर्क में यूज होने वाला ग्रेवल साइज है 40 mm। ठीक है, एक और है हमारे पास जो याद होनी चाहिए, लोम सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर